तो गाइज ये एकमात्र ऐसा कंडीशन है जहां पर आपका वो ऑक्सीडेशन वाला फंडा काम नहीं करता। इसमें से दो ऐसे रिएक्शंस हैं जो बहुत काम की है और वो इस डाइजोनियम ग्रुप को हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर देता है। हेलो गाइज, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर। तो गाइज इस वीडियो का पोस्टर देके आप समझ चुके होंगे कि आज बात होने जा रही है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो गाइज केमिस्ट्री का पेपर हो और इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं। तो गाइज अगर आप प्रीवियस ईयर्स को देखोगे कि इन स्ट्रक्चर्स में से खास करके ऑक्सो एसिड्स में से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो गाइस आज अपन बात करने जा रहे हैं ऑक्सो एसिड और फास्फोरस की, इनके स्ट्रक्चर्स। क्योंकि गाइस आपको पता है कि इनऑर्गेनिक के अंदर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और आप सारे स्ट्रक्चर्स को याद नहीं कर सकते। ओके, तो मैं आपको ऐसे कुछ सुपर ट्रिक्स प्रोवाइड करूंगा जिनका यूज करते हुए आप सारे स्ट्रक्चर्स को विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइज, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सो एसिड्स की। और गाइज ऑक्सो एसिड्स मतलब कि ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स, मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स, मतलब वो वैसे एसिड्स जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं गाइस। और ये ऑक्सो एसिड, ये नाम एग्जैक्टली कहाँ से आया ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है। तो गाइस इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। सो पहली बात आप ध्यान रखें कि कोई भी ऑक्सो एसिड हो उसके अंदर सेंट्रल एटम होगा आपका फॉस्फोरस, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, हर एक ऑक्सो एसिड के अंदर, मतलब कोई भी ऑक्सो एसिड हो उसके अंदर एटलीस्ट देयर विल बी अ पी डबल बॉन्ड ओ, उसके अंदर एक पी डबल बॉन्ड ओ होगी। नंबर 2, उसके अंदर एटलीस्ट एक पी ओ एच बॉन्ड होगा ही होगा, ठीक है। तो नंबर 3, अब ये ध्यान रखें कि फॉस्फोरस जो होता है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितने? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये कि ये मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 कोवैलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए हम सारे ऑक्सो एसिड्स को बना सकते हैं। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहला ऑक्सो एसिड आपका आता है H3PO4, जिसको अपन फॉस्फोरिक एसिड या फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से जानते हैं, ठीक है। सो तो इसके स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए जैसे मैंने आपको कहा है कि सेंट्रल एटम इज योर फॉस्फोरस, ठीक। ऑक्सो एसिड के अंदर जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा देयर इज एटलीस्ट ए पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ होनी ही होनी है। नंबर 2, देयर इज अ POH बॉन्ड एटलीस्ट, ठीक। अब आप काउंट करें कि इसमें से अगर आप ध्यान रखें कि हमने 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन को यूज कर लिया है, तो बच के हमारे पास क्या, हमारे पास बच जाते हैं ऑक्सीजन बचे 2 और हाइड्रोजन भी बचे 2, ठीक। अगर आप इसकी बात करें, इसने बॉन्ड्स बना लिए हैं 3, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स बचे कितने? 2, मतलब ये 2 बॉन्ड्स और बना सकता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन को एडजस्ट करने की सोचें, तो यहाँ पर एक OH आ जाएगा और यहाँ पर भी एक OH आ जाएगा, ठीक है। और यही है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और गाइस अगर यहाँ पर हम फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, गाइस आप इसको दिस इज X, दिस इज +1 एंड दिस इज -2 ऐसे भी निकाल सकते हो। या फिर एक और तरीका है इसका, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा दिस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि एज इफ ये पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास जा चुका है, ठीक है। उसी तरह से देखें
ये भी ऑक्सीजन की तरफ, ये भी इधर, ये भी इधर और ये भी इधर। तो मतलब अगर आप फास्फोरस को देखो उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो चुका है, मतलब दिस इज +5, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +5। और गाइस इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? बेसिसिटी मतलब क्या? द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस, मतलब ये बेस को कितने नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोवाइड कर सकता है, कितने? दिस इज 1 2 3। सो मतलब कि इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3। इट मीन्स इट इज अ ट्राई बेसिक एसिड। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे H3PO3 जिसका नाम होता है फॉस्फोरस एसिड या फिर ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक, तो मैंने पहले आपसे कहा कि सेंट्रल एटम विल बी योर फॉस्फोरस। ठीक, इसके अंदर P डबल बॉन्ड O दिस इज फिक्स्ड, POH दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड। ठीक, तो आप अभी दिमाग लगाएं थोड़ा सा। यहां से अगर आप देखें हमने 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन को यूज कर लिया है, तो बच जाते हैं हाइड्रोजन बचे 2 और ऑक्सीजन बचे कितने? 1। ठीक, और इसके वैलेंसी बचे कितने? 2। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को एडजस्ट करने की सोचें, यहां पर आप एक OH लगा दें और इधर भी क्या करें? एक H लगा दें। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालें यहां पर फास्फोरस का, ये आ जाएगा कितना? +3। दिस इज X, दिस इज +1, दिस इज -2। अगर आप निकालें ये आ जाएगा आपका +3। ठीक है, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? गाइस यहां पर हाइड्रोजन्स है 1 2 3, लेकिन इसकी बेसिसिटी होती है कितनी? 2। मतलब दिस इज अ डाई बेसिक एसिड। गाइस ये क्या होता है? दिस इज अ डाई बेसिक एसिड। ठीक है, सो गाइस आप नोट करें एक चीज, यहां पर हाइड्रोजन्स दिखाई दे रहे हैं 3, लेकिन इसमें से मिलेगा ओनली 2। इसमें से ओनली 2 हाइड्रोजन्स मिलेंगे आज H+ आयंस। ठीक है गाइस, एक चीज आप नोट करें कि ओनली दोज हाइड्रोजन एटम्स आर आयोनाइजेबल टू गिव H+ आयंस which are attached to this oxygen atom। ठीक, केवल वही हाइड्रोजन आपको H+ के फॉर्म में मिलेंगे जो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ना कि ये वाले। ये जो pH वाले हाइड्रोजन है ना, ये आपको H+ के फॉर्म में नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखो, इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। तो मतलब कि ये जो OH बॉन्ड्स होते हैं ये पोलर होते हैं, दीज आर पोलर बॉन्ड्स। लेकिन अगर आप पॉलिंग स्केल पे बात करो तो फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो उनका डिफरेंस जो होता है वो 0.5 से भी कम होता है। तो मतलब ये नॉन पोलर होते हैं, तो मतलब ये आयनाइज नहीं हो सकते। ठीक, तो मतलब ये होता है डाई बेसिक एसिड। ठीक है, हाँ एक चीज और कि ये जो OH वाले हाइड्रोजन्स हैं ये तो होते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, लेकिन ये जो pH वाले जो हाइड्रोजन्स होते हैं ये कैसे होते हैं? दीज आर योर रिड्यूसिंग हाइड्रोजन्स। ध्यान रखें, दीज आर योर रिड्यूसिंग हाइड्रोजन्स। मतलब इसका मतलब है कि अगर मैं इसको एज अ एसिड यूज करूं तो मेरे को मिलेंगे ये वाले हाइड्रोजन्स जो OH से कनेक्टेड हैं। अगर मैं इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूं तो मिलेंगे मेरे को ये वाले हाइड्रोजन्स, pH वाले हाइड्रोजन्स। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ जो है H3PO2 जिसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक, इसका और आप स्ट्रक्चर बनाए हैं, यहां पर आ जाएगा सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है P डबल बॉन्ड O एंड POH दीज आर फिक्स्ड। ठीक, अगर आप फॉर्मूले को देखें हमने दोनों ऑक्सीजन को यूज कर लिया है और हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन बचे 2। ठीक, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 और ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लिया है तो इसके वैलेंसी बचे 2 और यहां पर एक हाइड्रोजन दे दे, यहां पर एक हाइड्रोजन दे दे, तो ये क्या हो गया? दिस इज योर H3PO2। ठीक, तो अगर यहां पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ये आपका आ जाएगा +1
x, दिस इज +1, दिस इज -2, सो ये आपका आ जाएगा +1। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, दिस इज अ मोनोबेसिक एसिड, मतलब इसकी बेसिसिटी होगी 1। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सिर्फ वो हाइड्रोजन्स आपको H+ के फॉर्म में मिल सकते हैं जो OH से कनेक्टेड होते हैं। ये pH वाले हाइड्रोजन्स जो है ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन्स होते हैं, दीज आर नॉट एट ऑल एसिडिक हाइड्रोजन्स। ठीक, ओके। तो गाइस यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इन तीनों एसिड्स को अगर आप कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे कि जो H3PO4 है इसके पास एक भी रिड्यूसिंग हाइड्रोजन नहीं है, मतलब pH वाले हाइड्रोजन जो होते हैं। ठीक, और इसके पास देयर इज 1 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, 1 pH बॉन्ड, और इसके पास अगर देखो देयर आर 2 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन्स। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों की अगर मैं रिड्यूसिंग पावर की बात करूं, आरपी की बात करूं, रिड्यूसिंग पावर्स को कंपेयर करूं, तो सबसे मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? H3PO2, क्योंकि इसके पास में 2 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन्स होने की वजह से। उसके बाद आ जाएगा H3PO3 जिसके पास देयर इज ओनली 1 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, और सबसे लास्ट में किसका नंबर आएगा? H3PO4 जिसके पास में एक सिंगल रिड्यूसिंग हाइड्रोजन भी नहीं है। ठीक है, तो गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि दिस हाइपोफॉस्फोरस एसिड ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग होने के कारण इसको कई जगह पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है। लेकिन गाइस इसमें से 2 ऐसे रिएक्शंस हैं जो बहुत काम की है और मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। गाइस H3PO2 इसका रिएक्शन H3PO2 इसका रिएक्शन जब आप AgNO3 के साथ करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, पता है क्या होता है? ये AgNO3 को Ag मतलब सिल्वर में रिड्यूस कर देता है और खुद कन्वर्ट हो जाता है H3PO4 में। गाइस ध्यान रखें, यहां पर सिल्वर कितने में था? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर Ag 0 में है, यहां पर फास्फोरस था +1 में, इधर कितने में है? +5। तो मतलब ये कि ये सिल्वर को +1 से 0 में रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है +1 से +5 में। ठीक है, दूसरी रिएक्शन इसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां पर देखा है? जी हाँ, इसको आपने देखा होगा जब आप डाइजोनियम सॉल्ट्स को BDC को रिड्यूस करते हो और आप बेंजीन में कन्वर्ट करते हो। मतलब ये कि अगर आप डाइजोनियम सॉल्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन H3PO2 के साथ करवाते हो तो ये क्या करता है? इस डाइजोनियम ग्रुप को हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर देता है, मतलब यहां पर आपको बेंजीन बनता हुआ दिखता है। गाइस इसको ध्यान रखें। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, इन तीनों की अगर मैं AS की बात करूं, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों कंपेयर करूं, तो पता है क्या होगा? सबसे पावरफुल एसिड होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड होता है H3PO2, देन आफ्टर H3PO3, देन आफ्टर H3PO4, सॉरी दिस इज H3PO4, मतलब दिस ऑर्डर इज सेम एज दैट ऑफ द रिड्यूसिंग पावर। गाइस कुछ बच्चों को ये लगा होगा कि सर हमने तो पढ़ा है कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होता है, कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो गाइस उस हिसाब से ये जो है जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इट शुड बी द स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये भाई साहब ये उल्टा कैसे हो गया? ठीक, तो गाइस ये एकमात्र ऐसा कंडीशन है जहां पर आपका वो ऑक्सीडेशन वाला फंडा काम नहीं करता। ठीक, तो इसका रीजन क्या है? गाइस समझे, शॉर्टकट्स पे ना जाए, हमेशा लॉजिक को समझे। गाइस आपको पता है कि जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक,
अगर आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, इसका बनाएंगे, इसका भी कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, ठीक। इस केस में मतलब इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, मतलब यहां पर O- जो होगा, ये तो होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये तो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा, ये यहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक। लेकिन इन दोनों के केस में क्या होता है, इन दोनों के कॉन्जुगेट बेसिस में रेजोनेंस तो काम करता है, लेकिन इसके अलावा एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस काम करता है जिसको बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस। गाइस इस वर्ड को ध्यान रखें, इसको बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस। और जिसके वजह से क्रॉस रेजोनेंस इसके मतलब इन दोनों के कॉन्जुगेट बेसिस को डिस्टेबलाइज कर देता है और इसके कॉन्जुगेट बेसिस को मतलब एक्सट्रीम लेवल पे डिस्टेबलाइज कर देता है, जिसके वजह से ये सबसे लेस स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। गाइस ये क्रॉस रेजोनेंस क्या होता है? गाइस अगर कभी टाइम मिला मैं क्रॉस रेजोनेंस पे एक वीडियो दूंगा, मैं डिटेल में बात करूंगा कि ये होता क्या है, क्यों होता है, ठीक। लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रखें कि इस क्रॉस रेजोनेंस की वजह से ये जो होता है ये सबसे प्योर एसिड माना जाता है, ठीक। और गाइस अगर मैं आपको प्रूफ दूं, अब बोलोगे कि अगर मैं आपको प्रूफ दूं, ये जो होता है पता है इसके पीके कितनी होती है? इसकी होती है 1.2, H3PO3 इसकी पीके होती है 1.3 और इसकी पीके पता है कितनी होती है? लगभग 2.16 के आसपास होता है। तो गाइस आप कंपेयर कर सकते हो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक। तो गाइस बढ़ते हैं H4P2O7 जिसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। गाइस सेम फंडा यहां भी लगाएं, Here central atom is your phosphorus, C। यहां पर फॉस्फोरस कितने हैं? 2, फॉस्फोरस है 2 और ऑक्सीजन कितने हैं? 7। मतलब अगर आप डिवाइड करें तो पर फॉस्फोरस कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? 3। और जो बचा हुआ ऑक्सीजन है उसको अपन क्या करेंगे? दोनों के बीच में इक्वल शेयरिंग करवा देंगे, मतलब उसको ब्रीजिंग करवा देंगे, ब्रीज्ड करवा देंगे। दिस इज अ ब्रीजिंग ऑक्सीजन, ठीक। और सेम फंडा यहां लगाएं, जैसे कि मैंने आपको कहा है ऑक्सो एसिड मतलब P-O और OH का होना फिक्स्ड, इधर भी P-O OH फिक्स्ड। यहां पर थोड़ा सा आप कंपेयर करें, यहां पर बच गए कितने? 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन गए, बचे ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन बचे 2 और हर एक फॉस्फोरस की वैलेंसी भी कितनी बची? 1। सो इसको आप OH दे दें, इधर भी आप OH लगा दें, तो ये आपका हो गया कितना? मतलब क्या? पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक। तो यहां पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5 और इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। मैंने बोला है कि वो हाइड्रोजन्स आज H+ मिलेंगे जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, मतलब इसकी बेसिसिटी 4, मतलब इट इज अ टेट्रा बेसिक एसिड, ठीक। और गाइस आप यहां पर क्लियर देख पा रहे हो कि only those hydrogens are ionizable to give H+, those which are attached with oxygen। और गाइस इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इनको ऑक्सो एसिड्स के नाम से जाना जाता है, मतलब कि द एसिडिक पार्ट कम्स फ्रॉम ऑक्सीजन, एसिडिक पार्ट कम्स फ्रॉम ऑक्सीजन, एसिडिक पार्ट जो H+ है वो ऑक्सीजन से आ रहा है, ठीक। तो हम बढ़ते हैं अगले एसिड की तरफ, दैट इज H4P2O6, ठीक। सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है 2, ऑक्सीजन है 6, मतलब तो यहां पर तो पर फॉस्फोरस आ रहा है 3 ऑक्सीजन, तो मतलब यहां पर ब्रीजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो इसको P-O OH फिक्स, इसको भी O OH फिक्स और बच गए कितने? ऑक्सीजन बचे 2 और हाइड्रोजन भी बचे कितने? 2। तो आप क्या करें? इसको एक OH दे दें, इसको भी एक OH दे दें। अब क्या करें? इन दोनों फ्रेगमेंट्स को एक PP लिंकेज द्वारा जोड़ दें, मतलब फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड के द्वारा जोड़ दें, ठीक है। और आप ऐसे भी बना सकते हैं, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो, यहां पर एक ऑक्सीजन, दिस इज हैविंग 1 लेस ऑक्सीजन, तो मतलब अगर
ये वाला ऑक्सीजन को आप हटा दो और इन दोनों को जोड़ दो तो आपका बन जाएगा ये। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालो तो यहां पर आप पाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज +4 और बेसिसिटी भी कितने 1 2 3 4, मतलब इट इज ऑल्सो ए टेट्रा बेसिक एसिड। ठीक है, तो गाइस बढ़ते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड जिसको अपन बोलते हैं HPO3। और गाइस नोट करने वाली बात यह है कि जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इट अंडरगोज ट्राइमराइजेशन, मतलब इसके 3 मॉलिक्यूल्स आपस में एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर ना मतलब बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर? सी, दिस इज एक्चुअली हैविंग अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। कैसा साइक्लिक? सी, दिस इज एक्चुअली अ 6 मेंबर रिंग। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक 6 मेंबर रिंग जैसे कि बेंजीन का होता है, जिसमें कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन अल्टरनेट पोजीशंस पर होते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि दिस इज अ 6 मेंबर रिंग containing PO at alternate positions, PO at alternate positions। ठीक है, अब क्या करें? मैंने जैसे ही आपसे कहा था कि ऑक्सो एसिड मतलब P डबल बॉन्ड O और POH दीज आर फिक्स्ड, आप इसको हटा नहीं सकते। अब ऐसा करें कि हर एक फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH और इधर भी डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये बन गया आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और कभी कभी क्या होता है, इसको साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी बोला जाता है। क्यों? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और ये ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो अगर आप निकालें इधर ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ जाएगा, इधर भी +5 और बेसिसिटी आ जाएगा 1 2 और 3, मतलब ये भी एक ट्राई बेसिक एसिड माना जाएगा। ठीक है, तो गाइज हम देखते हैं कुछ अगले एसिड्स को। ओके, सो जो अगला ऑक्सो एसिड है दैट इज H4P2O5। इसका स्ट्रक्चर भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो फॉस्फोरस है 2, ऑक्सीजन है 5, मतलब पर हेड कितना आ रहा है? 2 ऑक्सीजन। जो बचा हुआ ऑक्सीजन है उसको ओपन क्या करेंगे? इक्वली शेयरिंग करा देंगे, मतलब ब्रीजिंग करवा देंगे। ठीक है, अब ऑक्सो एसिड मतलब हर एक फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड OH, इधर भी डबल बॉन्ड OH। ठीक, अब बचा क्या? बचा गया ऑक्सीजन तो सारे गए, हाइड्रोजन बचे 2 और इसके वैलेंसीज भी बचे एक एक, मतलब इधर भी एक हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा दे, तो ये आपका हो गया क्या? H4P2O5। आई होप सही है। ठीक, तो इसका अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें दिस कम्स टू बी +3 और बेसिसिटी अगर आप निकालें 1 2 3 4 जी नहीं, दिस इज ओनली 2, क्योंकि मैंने कहा है ये वाले जो होते हैं ये बेटा रिड्यूसिंग हाइड्रोजन्स होते हैं। ठीक, तो गाइस इसको थोड़ा सा आप सतर्क रहें। H3PO5 इसको बोलते हैं पेरोक्सी फॉस्फोरिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये फॉस्फोरिक एसिड के जैसा ही होता है, मतलब P डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर जो एक OH था, एक हाइड्रोजन को आप एक OH के साथ रिप्लेस कर दें, मतलब दिस इज OH। गाइस आप क्लियर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक पेरोक्सी लिंकेज होने की वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं? पेरोक्सी फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, और गाइस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना, दिस इज +5। ठीक है, ठीक, ओके। तो इन सारे ऑक्सो एसिड्स को करने के बाद गाइस मैं आपको कंक्लूजन बताता हूं कि इन सारे ऑक्सो एसिड्स में से कंक्लूजन क्या निकल के आया। कंक्लूजन ये आया, तो गाइस अगर आप सारे ऑक्सो एसिड्स को ध्यान से एनालाइज करो, आपको कुछ चीजें जो है कॉमन मिलेंगी। क्या? नंबर 1 आप ये पाओगे कि इन सारे ऑक्सो एसिड्स के अंदर फॉस्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। मतलब ये है कि फॉस्फोरस की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल। मतलब ये कि हर ऑक्सो एसिड के अंदर फॉस्फोरस जो होता है इट इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय ऑल अदर ग्रुप्स। ठीक, पॉइंट नंबर 2 आप ये पाओगे
कि हर ऑक्सो एसिड के अंदर कम से कम देयर इज एटलीस्ट वन p double bond O, there is at least one p double bond O and there is at least one POH bond. अब देखें p double bond O POH, p double bond O OH, इधर भी देखें इधर भी देखें, जहां चाहे वहां देखें, ठीक। तो गाइज मैंने कहा एटलीस्ट मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। अब आखिरी चीज ये है गाइज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नोट करें। वो ऑक्सो एसिड्स गाइज, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, वो ऑक्सो एसिड्स जिनके अंदर मतलब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज लेस देन +5, उनके अंदर देयर इज एटलीस्ट ए पीएच बॉन्ड और ए पीपी बॉन्ड, बट नॉट बोथ। क्या मतलब है इसका कि वैसे ऑक्सो एसिड जिनके अंदर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से कम होता है, +4 +3 एंड एनीथिंग एल्स, उसके अंदर एटलीस्ट एक या तो एक पीएच बॉन्ड होगा या तो एक पीपी बॉन्ड होगा, लेकिन नॉट बोथ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जैसे कि आप यहां देखें, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा था कितना +1, मतलब कि +5 से कम। इसके अंदर आप देखिए पीएच बॉन्ड्स तो है लेकिन पीपी बॉन्ड्स नहीं है, लेकिन आप इधर देखें ये भी आ रहा है +5, तो इसके अंदर पीपी बॉन्ड्स तो है लेकिन देयर इज नो पीएच बॉन्ड, ठीक। और गाइज एक आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे ऑक्सो एसिड्स जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, +5 से कम होते हैं, मतलब इन बिटवीन लाई करते हैं, जैसे कि आपका +3 वाले हो गए H3PO3, ये क्या होते हैं ना, इनको जब आप गर्म करोगे, हीट करोगे, तो ये होंगे डिसप्रोपोर्शनेट। गाइस इनको हीट करने पर ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, मतलब ये बनाता है H3PO4 और फॉस्फीन PH3। तो मतलब आप देखें यहाँ पर +3, इसका है +5 और दिस इज -3, मतलब जब इसको करोगे हीट तो ये होगा डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब ये +3 एक बार +5 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, और एक बार -3 में जा रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। तो गाइस ये थी पूरी ऑक्सो एसिड्स की कहानी। तो गाइस आई होप आपको काफी पसंद आया होगा, अगर आया है तो गाइस कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू।